माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। Question 166. 166, sir. Said that once I'm done with my speech, I will keep this copy of this speech on the table. But after that is what done, I couldn't do it. But you can give it. Yeah. What's the problem? Do you want to walk across and give it? जवाब पटल Okay. पर रखा हुआ है। Yes, question 166. Supplementary, please. 166. थैंक यू चेयरमैन साहब। सारे मंत्री जी ने अपने लिखित बयान में ये बताया है कि आंध्र प्रदेश मार्टिन बोट एपी असेंबली में पास होने के बाद मरकजी सरकार के पास आया है। सर, मैं मरकजी सरकार से वज़ीर मौसूफ से जानना चाहता हूं कि मरकजी सरकार के मंजूरी के बाद सरकार क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट रियासती सरकार को देगी? Thank you. सर, जो प्रेजेंट हमारे पास कानून है उसके अनुसार आंध्र प्रदेश की सरकार ने 18 जनवरी को 2016 को विधानमंडल में पास करके इसको भेजा है होम मिनिस्ट्री के पास। उसके बाद में उन्होंने बाकी डिपार्टमेंट के कमेंट्स के लिए उसको भेजा है और वो सर्कुलेट भी हुआ है। पर इस सिस्टम में मेरे ध्यान में आज ये आया है कि ये राज्य जब कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है और राज्य में मैरिटाइम बोर्ड बनाना बहुत आवश्यक है विकास के लिए, और इसलिए इतना बड़ा प्रोसीजर जो है ये मुझे लगता है कि राज्यों की दृष्टि से हितावह नहीं है। इसलिए हमने एक मॉडल एक्ट बनाकर सभी राज्यों को भेजा है। उसमें आएगा तो उसके में तुरंत हो सकता है। बाकी इस प्रपोजल में आज चर्चा हुई है, मैं जल्द से जल्द इसके पूरी तरह से क्लियरेंस करके हम राज्य सरकार को अनुमति भेजेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रोसीजर के बारे में हमारे सेक्रेटरी के लेवल पर एक रिव्यू कमेटी अपॉइंट करके राज्य सरकार से सलाह करके इस नियम में कुछ बदल कर सकते क्या, इसके बारे में भी हम जरूर सोचेंगे। Thank you. दूसरा सवाल। सर, मेरा दूसरा सवाल था, एपी अलहदा तंजीम के वक्त 13वें शेड्यूल में आंध्र प्रदेश को दुर्गम राजूपट्टनम मेजर पोर्ट का ऐलान किया गया था। फर्स्ट स्टेज के काम के लिए 218 तक मुकम्मल करना था, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी मुझे जहां तक याद है इस पोर्ट का भी आगाज़ नहीं हुआ है। मैं वज़ीर मौसूफ से जानना चाहता हूं कि ये कब तक इसका काम शुरू होगा और इसको क्या मरकज़ी सरकार इसको रियासती सरकार को इसका फंड्स का भी इसका इंतज़ाम करेगी? सर, इस पोर्ट के लिए 5,500 एकड़ लैंड एक्विजिशन करने की आवश्यकता है और लैंड एक्विजिशन के बारे में राज्य सरकार से हमने सहयोग मांगा है कि लैंड एक्विजिशन अगर आप करके देंगे तो बाकी का पोर्ट का काम हम करेंगे। और अभी तक राज्य सरकार की ओर से ये लैंड एक्विजिशन के बारे में किसी प्रकार की सहमति मिली नहीं है और इसके कारण अभी तक ये काम आगे नहीं बढ़ सका। आज की स्थिति में भी वही अटका हुआ है। अगर राज्य सरकार से सलाह करके अगर वो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट अगर बेयर करने के लिए तैयार है तो हम इस पोर्ट का काम बाकी का करने के लिए हम भी तैयार हैं। Question 167. Thank you. Answer is read on the table of the House. Through you, I would like to question the Honorable Minister that, sir, 100 years has passed, as per his own reply, that in 1916 a conference was held. So there is no detail about the conference, whether it was legal, it had some sanction, who were the people in the conference, were there experts. Sir, through you, I would like to I'll question him whether he proposes to review the proceedings of the conference and get new data, because this is 100-year-old data which they are relying on, based on which they've given an affidavit in the Supreme Court, which is in direct conflict with another statement given by the Honorable Minister for Ganga, Shri Uma Bharti ji. Thank you, sir. First, basically, there is no difference between two ministries, number one. Number two, मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि गंगा का एक अक्षुण्ण अखंड प्रवाह चलते रहना चाहिए, लगातार मांग है, क्योंकि जब हम डैम बांधते हैं तब वो कंटिन्यूटी ख़त्म होती है और एक ड्राई स्ट्रेच आता है। तो इसके लिए गंगा के नदी के जो नेशनल रिवर है, इसके लिए एक पॉलिसी के तहत निर्णय लिया। और ये जो 1916 की बात कर रहे हैं, ये
उस समय की ब्रिटिश सरकार और सभी ग्वालियर, जयपुर, बीकानेर, पटियाला, बनारस, दरभंगा, ये सब वहाँ के उस समय के राज्य और पंडित भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय, इनके बीच में एक बड़ा समझौता हुआ और हरिद्वार में ये तय हुआ, जहाँ हरि की पौड़ी कहते हैं, कि 1000 क्यूसेक्स पानी लगातार नीचे से बहता रहेगा। तो टू कीप दैट स्पिरिट हमने ये निर्णय किया कि जहाँ से देवप्रयाग से गंगा शुरू होती है वहाँ तक भी पीछे जाएंगे और पूरा अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी, 3 मुख्य धाराएं हैं गंगा की, उनकर भी ये 1000 क्यूसेक्स, ये सरकार ने एक नीतिगत फैसला किया और वही एफिडेविट में लिखा है। Second question, just Sir, 1 minute. The part, so through you, the part B of the answer, it says that during last 2 years, ministry has not granted any environmental clearance. Sir, सबको मालूम है अनाउंसमेंट कि 6 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। सर, क्या आगे कोई भी प्रोजेक्ट क्लियर करने की सरकार की योजना है? थैंक यू सर। तो ये सच्चाई है कि कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस वहाँ हाइड्रो पावर के लिए नए सिरे से नहीं दिया। जो पहले 6 प्रोजेक्ट्स का दिया था, वो जब कोर्ट में गए उच्चतम न्यायालय ने तो 24 जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसको भी पाबंदी की है। जब 6 का आया मुद्दा, तो 6 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हमें जब पूछा कि भाई इसका उस समय जब परमिशन मिली थी तब की कंडीशंस क्या थी, तब हमने एक एक्सपर्ट ग्रुप भी किया था और उसमें हमने कहा है कि उसके बाद स्थिति बदली है और इसलिए अभी हमारे तरफ से कोई परमिशन नहीं दी है। श्री दिग्विजय सिंह। माननीय सभापति महोदय, गंगा की सफाई और गंगा का बहाव विरल रूप से चलता रहे, ये एक धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिसको कि माननीय राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी। लेकिन जिस प्रकार से उस गंगा पर बांध बने हैं और उसी के साथ साथ उसके बहाव में जो कमी आई है, हिमाचल में बन रहा है जी, हिमाचल में, जिसकी वजह से उसकी गंगा के बहाव में जो कमी आई है उसकी वजह से काफ़ी लोगों में रोष है। ये बात तो सही है कि अभी तक जितने भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिए गए, पूर्व में दिए गए हैं, क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को ये आश्वस्त कर सकते हैं क्या कि आगे भी ऐसे कोई प्रकरणों में कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा? जहाँ तक मुद्दा उत्तराखंड में, क्योंकि जो इको सेंसिटिव जोन है, एक तरह से इको फ्रजाइल जोन है, जो गंगा की अक्षुण्णता को, अखंडता को, और जैसा आपने कहा कि प्रवाह आबादित रहना चाहिए, और इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण एफिडेविट, एक नीतिगत निर्णय किया कि 1000 जो पहले हरिद्वार में तय हुआ था वो अब पीछे देवप्रयाग ही नहीं, अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी तीनों रिवर पे भी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि वो 1000 क्यूसेक्स कंटिन्यूस बहेगा नहीं जमीन से। और इसका मतलब है कि आज की स्थिति में ना हमने परमिशन दी है, बल्कि एक निर्णय किया है कि गंगा साफ भी होगी। गंगा क्लीनिंग का एक ड्राइव जो लगाया है 20,000 करोड़ रुपए जिसके लिए खर्च हो रहे, और गंगा का आबादित प्रवाह भी चले, ये दोनों जो मान्यता है, क्योंकि ये नेशनल रिवर है और इसलिए ये सरकार की पूरी दृढ़ संकल्प है। श्री बासव पाटिल। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, गंगा के प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अभी जो हमारे भारत के अंदर जो नदियों के अंदर जो समुद्र का ये पानी का आना जाना होता है जहाज़ के द्वारा, माल का, उसके लिए रास्ता बनाने के माध्यम से ये अविरल प्रवाह के लाभ होने के दृष्टि से इस मंत्रालय से, परिसर मंत्रालय से शिपिंग मिनिस्ट्री कोई बातचीत की है तो उसका ब्यौरा क्या है? उत्तराखंड में जहाँ गंगा का उगम होता है वहाँ से 200 किलोमीटर जो हिमालय के अंदर उसकी जो प्रभाव आता है वो एक बड़ा इको फ्रजाइल जोन है। इसके बारे में बहुत संघर्ष भी हुए और पहले सरकार ने भी निर्णय किए थे। जो बांध बने थे लाहौरी नागपाल से लेकर वो भी आधे ही छोड़ दिए। तो बहुत सारी इसमें एक 10-20 साल की ये पूरी प्रक्रिया है और इसीलिए हमने एक बहुत नीतिगत अहम फैसला लिया
और ये इसके साथ खिलवाड़ नहीं होगी, ये हमने कहा है। श्री शरद यादव। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे जितनी नदियाँ हैं गंगा को बनाने वाली, उन सब पे डैम के बारे में कितने तरह के एफिडेविट आपने दिए? यानी ये कहा कि विध्वंस हो जाएगा, और पहला जो विध्वंस हुआ था वो इसी बात के चलते था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें मैंने आपको पत्र भी लिखा है, और वहाँ बड़े पैमाने पर हिमालय तो कच्चा पहाड़ है सर, बहुत कच्चा पहाड़ है। देश में सबसे ज़्यादा नया पहाड़ और नया कच्चा पहाड़ जो है वो हिमालय है। और हिमालय में जो नदियाँ, जो गंगा बनती है, वो कई नदियों से मेल के बल बनती है, और उन पर बांध बनाना बहुत 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 ही विध्वंसक होगा। और आपने कई एफिडेविट बदले, आपने एफिडेविट पहले जो दिया, जो कमेटियाँ, हर कमेटी की रिपोर्ट जो है उनको सबको आपने इंक्लूड नहीं किया, हर बार आप बदलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ठेकेदार लोग घूम रहे हैं, और वो सबके सब लोग चाहते हैं कि वहाँ बने। इसलिए आप हिमाचल को कंपल्सरी दे दीजिए। आप भारत सरकार से उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, इसलिए उस नदी को, गंगा को बचाने का काम कर। जब गंगा भ्रूण हत्या हो जाएगी तो फिर गंगा कहाँ से बचेगी? थैंक यू। यादव जी ने जो पूछा है वो उस भावना से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि गंगा को बचाना और गंगा की जो भावना सारे देश की है, इसमें कोई पार्टी नहीं होती है, ये सबकी भावना है, और उस भावना के साथ हम कोई अन्याय नहीं करना चाहिए, और यही नीति है। और मैं बता रहना चाहता हूँ कि कोई एफिडेविट हमने बदले नहीं। एक बार कोर्ट ने पूछा केवल कि भाई ये 6 प्रोजेक्ट्स, क्योंकि 6 प्रोजेक्ट्स वाले जिनको पहले मंजूरी मिली थी वो कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट ने पूछा कि इनकी मान्यता की क्या स्थिति है। तब हमने बताया कि भाई 5 प्रोजेक्ट्स को उस समय मान्यता मिली थी, हमने नहीं दी थी, लेकिन एक को नहीं मान्यता मिली है। फिर उन्होंने आगे पूछा, तो जो कोर्ट ने पूछा उसका जो लिमिटेड जवाब था, उसके लिए विभिन्न एफिडेविट हुए, एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट हुआ नहीं, और फाइनली हमने खुद होके एक नीतिगत निर्णय करके ही एफिडेविट दिया है, जो सारे सदन की भावना है उसी को बलवान करने वाली, ऐसा ही एफिडेविट दिया है। और जो ट्रिब्यूटरीज का आपने बात की, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, तीनों पहले महत्वपूर्ण उसकी 3 बाजू से आती है, और वही सब गंगा तैयार होती है, और इसलिए उनको बचाना, उसके लिए ही एफिडेविट दिया है। उसके बाद मुझे लगता है कि ये गंगा के रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण नीति है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी गंगा की नदियाँ हैं ऊपर वाली, उनके सारे लोगों को कैंसिल करिए आप, सबको खत्म करिए आप। वो तो ऑलरेडी 24 जो प्रोजेक्ट है, तब भी मैं बता रहा हूँ आपको देश की जनता ने इसलिए जिताया है, यही बता रहा हूँ। कोई गड़बड़ हुई है Correct। तो उसको समाप्त करिए और गंगा को बचाइए। वही मैं बता रहा हूँ कि 24 प्रोजेक्ट्स को जिनको मान्यता मिली थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है, और हमने उठाया नहीं है। थैंक यू। क्वेश्चन 168। सदन पर उत्तर रख दिया गया सर। ठीक। उपसभापति महोदय, ये तो जवाब इन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक दिया है, इससे मैं सहमत हूँ, परंतु मैंने इसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर का भी लिखा था। असल हिमाचल में जो शिमला में पानी की सुविधा थी अंग्रेज़ों के टाइम की थी, और वो बड़ी कम पड़ जाती थी क्योंकि वहाँ आबादी बढ़ गई है। वहाँ से अश्विनी खड्ड से पानी उठाया गया, परंतु वहाँ सीवरेज का पानी मिल जाता है और कोई उसके लिए रोकथाम नहीं है। आजकल में वहाँ 1000 पीलिया के मामले हुए, और लोग सोलन शिमला में बीमार पड़ते जा रहे हैं। उनको 1000 लोगों को पीलिया हो गया, उसमें से 15-20 लोगों की मृत्यु भी हो गई, परंतु अब भी उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। मैं इसी के लिए मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि मैंने ड्रिंकिंग वाटर का भी लिखा था उसमें साथ में, तो ड्रिंकिंग वाटर हिमाचल को सही मिले, साफ मिले, इसकी क्या व्यवस्था है? थैंक यू सर। सबसे पहले तो जो मूल प्रश्न है माननीय सदस्य का, उसे ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित नहीं है, और ख़ास तौर पर जो हिमाचल
प्रदेश के शिमला के संदर्भ में पूछ रही हैं वो शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए सर ग्रामीण विकास हमारा जो मंत्रालय है पेयजल स्वच्छता, एक ग्रामीण इलाके में जो पेयजल आपूर्ति होती है उससे संबंधित है सर। ये हमारे से संबंधित नहीं है, एक ग्रामीण विकास है। जो मूल प्रश्न तो है ही नहीं है इसमें, और जो उन्होंने पूछा भी है वो शहरी मंत्रालय से संबंधित है। दूसरा प्रश्न। सर इसमें क्वेश्चन में पेयजल का मैंने उल्लेख किया है, और शौचालय की बात मैं करना चाहूँ तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी कई स्कूल ऐसे हैं जो शौचालय नहीं बने हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार से पूछे। और मेरे द्वारा एक और भी प्रश्न है कि मैंने थड़ी पंचायत वहाँ गोद ली है। एक सवाल पूछिए। हाँ, एक सवाल उसी पूछिए। के साथ मिलता जुलता है, परंतु वहाँ NH और साडा से परमिशनें नहीं मिलती और शौचालय नहीं बनाए जाते, NOC भी नहीं दी जाती। इसके लिए केंद्र सरकार क्या करेगी? सबसे पहले ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर पूरे देश के पैमाने पर शौचालय का निर्माण ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर हुआ है, और ख़ास तौर पर 2 अक्टूबर 2014 के बाद जब से स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चला, सर जानकर प्रसन्नता हुई होगी सर सारे सदस्यों को और आपको भी सर, कि लगभग अभी तक हमारे प्रयास से नतीजे निकले हैं। लगभग 1,54,00,000 शौचालय का निर्माण हम लोगों ने करवाया है गांव के अंदर, घर में सर। और साफ तौर पर इसको अगर मनरेगा से जोड़ लिया जाए, क्योंकि मनरेगा के माध्यम से एक कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर 1,64,00,000 शौचालय का निर्माण हुआ है। और पूरे देश के पैमाने पर एक एवरेज निकाला जाए सर तो 50.64% आज के दिन तक शौचालय का निर्माण करवाया गया है। अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ तक मैडम ने पूछा कि शौचालय स्कूल के संदर्भ में, तो वो स्कूल में जो शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है वो मानव संसाधन मंत्रालय के माध्यम से किया जा रहा है। और बावजूद इसके पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों में एक अभियान चलाया गया, खासतौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि के बाद। और ये जो हमारी सरकारी उपक्रम हैं उसके माध्यम से भी लगभग 4 लाख से अधिक स्कूलों में, स्कूल भवन में सर शौचालय का निर्माण करवाया गया है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई विशेष कठिनाई है जिसके संदर्भ में माननीय सदस्य ने चर्चा किया तो वो लिख के दें, मैं उसका सलूशन निकालने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं सर। शौचालय का निर्माण हो जाए ये प्रयास करेंगे। Sir, I want to ask the Honorable Minister through you that is it not a fact that the cost of each toilet is more than 30,000 and only 12,000 is being provided by the central government? And is it correct that Himachal Pradesh has the 3rd best average with regard to rural toilets in the state? The highest is in Sikkim. Number 2 is Kerala, is that correct? And number 3 is Himachal. And to say that in Himachal is far behind other states is incorrect. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ की सरकार को, जिन्होंने और वहाँ के लोगों को जिनके मन में एक भाव जुटी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सिक्किम जो पूरे तौर पर ODF हो गया है, दूसरा नेक्स्ट स्टेट बनने जा रहा है हिमाचल प्रदेश, जहाँ आज तक के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है। 94.25% वहाँ कवरेज हिमाचल प्रदेश में हो गया है और मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है। हम लोग के प्रयास से और वहाँ के सरकार और वहाँ की जनता के प्रयास से बहुत जल्द दूसरा हिमाचल प्रदेश होगा जो ODF के लिस्ट में जुड़ जाएगा। खासतौर पर जो राशि दिए जाने की बात कही गई है शौचालय में, अभी सर पहले जो था वो 10,000 रुपया था, उसको बढ़ा करके ये स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के माध्यम से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ उसको 12,000 रुपया कर दिया गया है सर। अभी 12,000 रुपया प्रति टॉयलेट, जिसमें 60% और 40% का रेशियो है। नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर और जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है वहाँ 90 और 10% के हिसाब से हम राशि आवंटित कर रहे हैं सर। श्रीमती विमल ठाकुर। जी,
मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ, क्योंकि पहले इसी काम का नाम था निर्मल भारत मिशन और जिसको इन्होंने बदल के स्वच्छ भारत मिशन कर दिया है। मैं जानना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में निर्मल भारत मिशन के अंदर कितनी ज़्यादा बनाए गए टॉयलेट्स, कितना ज़्यादा इस पे काम हुआ और कितनी राशि खर्च हुई और अब कितनी राशि जो है वो उसको हिमाचल को दी गई है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, ये जानना चाहती हूँ मैं। सर, पहले निर्मल भारत योजना के अंतर्गत कार्यक्रम चलाए जा रहे थे जिसमें शहरी और ग्रामीण इलाका दोनों में काम किए जा रहे थे। सर, जब से स्वच्छ भारत मिशन का अभियान प्रारंभ हुआ तो इसमें चूंकि गति आए और अधिक से अधिक, मैं मैडम बता रहा हूँ, आप प्लीज़ सुन तो लीजिए मेरी बात। निर्मल भारत अभियान की बात की है, जरा मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। अभी तक तो मैं क्वेश्चन पूछता था, आज पहली दफ़ा है आपके सहयोग से मैं आंसर दे रहा हूँ इसलिए तो ये निर्मल भारत अभियान, और इसमें अंतर ये है सर कि ये ग्रामीण इलाके के लिए अलग से हमने अभियान चलाया है और शहरी इलाके में अभियान चले और अधिक से अधिक लोग इसे लाभान्वित हों, उसके लिए अलग से हमने इसको व्यवस्था करने का काम किया है। और जहाँ तक आपने बताया कि निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसमें हिमाचल प्रदेश का क्या प्रोग्रेस था और आज के दिन में क्या प्रोग्रेस है, तो आपको बताएं हम कि जब 2013-14 में जो हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए गए थे 5170 था, आज के दिन में 54,265 हो गया है और अब बढ़ करके 2014-15 की बात आज बढ़ करके 2015-16 में 58,551। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है और ये परिवर्तन है और ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कमिटमेंट है। मैडम बैठ तो जाइए, आपने प्रश्न पूछा है, प्लीज आपने प्रश्न पूछा है, मुझे जवाब तो देने दीजिए मैडम। आप ये आंकड़ा गलत जवाब है तो यू नो द ये प्रोसीजर। आंकड़ा प्लीज सिट डाउन मैडम। ये आंकड़ा मेरा नहीं है सर, राज्यों के माध्यम से हर दिन जो मॉनिटरिंग हम कर If रहे the हैं। answer is wrong, then there is a procedure for pointing it out. मैंने ये सूची बनाया है सर, बताया। Please follow the procedure for pointing that out. थैंक यू सर। श्री रामनाथ ठाकुर, नहीं आपकी टर्न खत्म होगी। थैंक यू। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा है 1,68,00,000 सुलभ शौचालय बना। प्लीज बिहार के आप ये सवाल किस पे है? सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा 1,68,00,000 शौचालय बने। बिहार के कितने स्कूलों में 1,68,00,000 में कितने स्कूलों में शौचालय बने, यह आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं। ये जो हम मॉनिटरिंग करते हैं सर, हमारा डिपार्टमेंट करता है स्वच्छ भारत अभियान के तहत सर, उसका आंकड़ा मैंने दिया अभी, जो मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताया। स्कूल में जो शौचालय का निर्माण हुआ है उसका आंकड़ा मानव संसाधन मंत्रालय के माध्यम से मेंटेन होता है और अभी जो सरकारी उपक्रम के माध्यम से शौचालय का निर्माण करवाया गया है, जो लगभग पूरे देश के पैमाने मैंने कहा कि 4 लाख से अधिक बनाया गया है, उसमें बिहार भी है। और अभी बाद में उनको हम बता देंगे कि कितना शौचालय का निर्माण विगत दिनों में करवाया गया है। अभी सूची मेरे पास वो सूचना उपलब्ध नहीं है सर। आप मेंबर को दे दीजिए। हाँ सर, मैं भिजवा दूंगा। क्वेश्चन 169 सर, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और आप पहले जवाब सुन लीजिए। थैंक यू। सर, मेरा प्रश्न है कि मैं जम्मू कश्मीर प्रदेश से आता हूँ और जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र है और ख़ासकर कश्मीर को हमेशा मुकुटमणि कहा जाता है और कश्मीर जाने का जो रास्ता है, और मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, रामबन से लेकर बनहाल तक क्या 4 लेन बनाने की कोई योजना है? थैंक यू। सर, इसमें ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट मंजूर भी हुआ है। 2009 से इसके ऊपर कार्रवाई शुरू थी
पर बीओटी में कोई आया नहीं। फिर उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ी और वो कॉस्ट करीब 2170 करोड़ रुपए बढ़ी। फिर इसका टेंडर हुआ, उसका वर्क ऑर्डर हुआ, प्रधानमंत्री के द्वारा उसका भूमि पूजन भी हुआ और उसके कार्य की शुरुआत भी हुई है। इसमें 6 टनल है और 6 मेजर ब्रिजेस है। यहाँ काम करने में बहुत कठिनाइयाँ हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी कठिन रास्ता है। फिर भी अब काम की शुरुआत हुई और समय पर पूरा करने की हमारी कोशिश होगी। दूसरा प्रश्न। सर, जैसे ये रास्ता जा रहा है, सर यानी कि 4 लेन बनने के बाद ये कब, वो कह रहे मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने शुरू किया है, उसका भूमि पूजन तो हुआ है, ये कब शुरू हो जाएगा और कौन सी यानी कि वहाँ पे एजेंसी है जो बना रही है और कब तक ये यानी कि अंत तक पूरा हो सकता है? शुरू कब होगा और समाप्त कब होगा और कौन सी एजेंसी द्वारा ये बनाया जा रहा है? सर, मुझे मिली जानकारी के अनुसार इसका काम शुरू हुआ है। ये काम जो है लोएस्ट टेंडर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का था और उनको 9/9/2015 को उनको हमने वर्क ऑर्डर भी दिया हुआ है और उन्हें मोबिलाइजेशन भी किया है। और जब ये प्रश्न खड़ा हुआ तो आज फिर से मैंने वहाँ कंफर्म किया है, तो वहाँ रोड पर मशीनरी भी लगी हुई है और कार्य की शुरुआत भी हुई है और 3 साल 6 महीने इसका कालावधि है, उसके पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 170। नहीं, श्री रामलिंगम। Thank you, Chairman, sir. Sir, the Honorable Minister written a letter for the selection of second Sansad Adas Gram Yojana, sir, 2 months before itself. But the nodal district collectors are saying they are not received any order from the Government of India. Sir, I would like to know from the Minister, sir, if any special fund allotment for these villages, at least 2 crores per year, sir. Because otherwise no development can be done, sir. It is only for the paperwork. It is a Sansad Adas Yojana. It is a very good scheme. Like that we can talk, but nothing will be happen, sir. It is a very focused announcement. What is the question? So question is, per year 2 crore rupees for that village. Any allotment will be done by the Government of India. Thank you. Sansad Adarsh Gram Yojana was launched on the basis of this, that the Honorable MP should select one Gram Panchayat and that Gram Panchayat should be model for other villages so that the other village Gram Panchayat should also aspire to have the same structure, infrastructure and same facilities. And when the scheme was announced, it was made very clear that the funds, extra funds, which Honorable Member has raised the issue, that won't be available from neither from the state government nor from the Government of India. The scheme was that different ministries in Government of India and also the line departments of the state government, they would give priority, they would give preference to those works which are being done in the Gram Panchayat selected by the Honorable MP. And sir, in the last... Please, yes, please. You just let me explain to you. Without money is not that question. Question is the state government should come forward with their line department different schemes. And any scheme which is of the state government, when it is to be executed... No argument, please. Please, listen to the answer. That should be executed on the priority basis in that Gram Panchayat which has been selected by Honorable MP for Sansad Adarsh Gram Yojana. And sir, as far as our ministry is concerned, we also made provision that the work under Manrega, PMGSY and skill development, these are the works which would be given priority, and if any honorable member wants that there should be a connectivity
then we would be at the disposal of the state government to give priority as far as PMGSY is concerned. And special funds under Manrega, if there is a demand to create quality assets in a particular village or a particular panchayat, that panchayat would be given preference as compared to other panchayats. So this was the arrangement. But later on, it is also a fact that lot of the, I can say almost all the MPs were making this suggestion that either the MP led should be increased, which doesn't fall under my ministry, and the second suggestion was that there should be some other arrangement where the funds are specifically allotted for that village or for that Gram Panchayat. Sir, you would also agree that we try to explore the possibilities that how we can make best use of the CSR funds. And in certain states, I can quote states like Maharashtra, Gujarat, and to some extent Madhya Pradesh and Rajasthan. These are the states where CSR funds were made available, or rather the corporate houses came forward to take up certain work in those villages where MPs were, they were in direct touch with the CSR. Thank you. Shri Ranjiv Brishwal. Please. Sir, Sansad Adarsh Gram Yojana was launched with a great fanfare. And sir, we are asked to adopt a village. So it was based on a development module of 35 indicators covering 10 sectors. So, but it has become a joke now. There is no fund for the Adarsh Gram Yojana. And sir, Minister is talking about plantation. For last 2 years, I have adopted a village. Not a single sapling has come there. I want to know which agency is monitoring this and which agency is responsible for us that when we adopt a village, what mechanism is there that the funds should come there and how it is to be spent. All right. So I would like to know from the Minister. Thank you. Sir, Honorable Member, he knows that there is a state monitoring committee, and that is headed by either by the Chief Secretary of the state or by the Secretary of the department. And we have also one committee at our level. Sir, one committee is headed by the Secretary Rural Development, and there is another committee which takes decision. Suppose some guidelines are to be changed or some policy decision is to be taken, then there is a committee which is constituted under the chairmanship of Rural Development Minister. Please. So, sir, And sir, in Odisha, the committee has not given a single report. You've asked your question. Sir, Honorable MP, when he talks of plantation, that is also the provision in the guidelines that in the Sansad Adarsh Gram Yojana, plantation can take place. And in my reply, if Honorable Member wants to know, we are providing more plantation under the Sansad Adarsh Gram Yojana, roadside plantation, tree plantation in accordance with the local preferences in homesteads, 1 minute. schools and public institutions, including green walkways and social forestry, are among the important environmental development activities in Adarsh Gram Yojana. And the state forest department, under the guidelines, they are to implement. Please, 1 minute. Mantri ji, I think what you need to clarify is, since you are, just 1 minute, you have said we are providing. So we means who? Central government, state government, a particular department, that's all. Sir, as far as plantation is concerned, we have provided this facility under our guidelines, and that implementation, you please listen to me first. बैठ जाइए. Please sit down.
Please sit down. And the guidelines provide that the implementing agency, as far as plantation is concerned, would be the forest department of that particular state. Thank you, Shri Jatia. Dr. Jatia. Please. No, no. If you are not satisfied with the answer, there is a procedure for pointing that out. But a lot of members, no, 1 minute, please. Just 1 minute. Please listen to the chair. A lot of members in the course of question hour point out defects in the answers given. Yet, I don't see very many communications coming to the chair for onward transmission to the department concerned that there is a factual error in the answer. So you have to follow the procedure. Yes, Jatia ji. माननीय सभापति जी, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पर्यावरण का प्रश्न मूल प्रश्न है और आप जानते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से जो उपाय करना चाहिए वो गांवों में ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि वहाँ पर वृक्ष धीरे धीरे कम हो रहे हैं और इसलिए वृक्षारोपण के काम में जिस प्रकार की सहायता चाहिए उसके लिए संसाधन चाहिए, पौध चाहिए, संरक्षण चाहिए, पानी चाहिए, इसकी उपलब्धि के बिना यह संभव नहीं होगा। और इसलिए हमारा माननीय मंत्री जी से और सरकार से आग्रह है कि आदर्श ग्राम की आदर्श योजना को कार्यान्वित करने की दृष्टि से जो भी उपाय किए गए हैं उसका प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या व्यवस्था की? थैंक यू सर। जैसे मैंने कहा, आदरणीय सदस्य जानते हैं इस बात को कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में कोई भी अतिरिक्त धनराशि जुटाने का प्रावधान नहीं है और मैंने ये भी कहा कि आदरणीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि MP लेड को बढ़ाएं ताकि हम ज़्यादा पैसा अपने सांसद आदर्श ग्राम योजना में लगा सकें। एक प्रपोजल आई हमारे सामने जिस पे हम ये चाहते थे कि इस पे भी विचार किया जाए और वो प्रपोजल मुख्य रूप से ये थी कि 50 लाख तक अगर सांसद महोदय उस अपने सांसद आदर्श ग्राम में अपने MP लेड से पैसा लगाने के इच्छुक हैं तो कोई ऐसा प्रावधान हो सके कि उनको मैचिंग ग्रांट के रूप में उतनी धनराशि उपलब्ध कराई जाए। लेकिन ये व्यवस्था अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं इन पे विचार ज़रूर है। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि 19 हमारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने राज्य सरकारों को और कलेक्टर, जिला कलेक्टर को भी ये कहा हुआ है कि अगर केंद्रीय जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें किसी भी काम की आवश्यकता है, जैसे एक सांसद आदर्श ग्राम योजना में कि सभी गांव में कोई भी ड्रॉप आउट ना हो और कोई 6 साल से ऊपर का बच्चा स्कूल ऐसा ना हो कि जो स्कूल ना जाता हो, ये प्रावधान HRD मिनिस्ट्रीज की देखरेख कर रही है। इसी प्रकार से अगर जहाँ तक राशन कार्ड की बात है, सारा गांव में अगर कहीं भी राशन कार्ड की कमी है उसको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना में सर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बहुत सी ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम अपने लेवल पे पूरा कर सकते हैं, उसमें किसी धन की आवश्यकता नहीं। फिर भी मैं थैंक यू क्वेश्चन 171 yes, let the answer be given. 171 गडकरी जी, आपका सवाल। सर जवाब पटेल पर रहता है। थैंक यू सर, भारत में दुनिया के महज 3% वाहन हैं, परंतु दुनिया की करीब 10% सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं, जिसके कारण मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हादसों के शिकार लोगों को समय पर इलाज नहीं मिलता। पिछले साल 1 घंटे के भीतर अस्पताल न पहुंचने के कारण 70,000 मौतें हो गई। यदि समय पर इलाज मिले तो 50% की जानें बचाई जा सकती हैं। प्रश्न क्या है सर? मेरा प्रश्न यह, मैं लिंक बना रहा हूँ। इंडियन जनरल सर्जरी के अनुसार हादसे में शिकार 80% लोगों की इस गोल्डन आवर में इलाज नहीं मिल पाता। मंत्री जी, मेरा प्रश्न ये है, सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को शीघ्र इलाज के लिए राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजमार्गों पर कितने ट्रामा इमरजेंसी केयर सेंटर खोले गए हैं और आगे 2 साल में कितने खोलने की योजना है? सर, ये महत्वपूर्ण है
कि राष्ट्रीय महामार्ग पर हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और करीब 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके जो कारण है उसमें रोड इंजीनियरिंग के भी कारण हैं और इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि 726 ब्लैक स्पॉट्स जहां एक्सीडेंट होते हुए आइडेंटिफाई किए नेशनल हाईवे के और उसके ऊपर 11,000 करोड़ रुपए खर्चा करके उसको सुधारने के कार्य की शुरुआत की है। दूसरा सर, हमारे देश में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था और ट्रैफिक 10-12% हर बार गाड़ियां बढ़ रही थी और इसके कारण भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे थे, एक्सीडेंट्स हो रहे थे। अब हमने देश में 52 लाख किलोमीटर टोटल रोड लेंथ है, उसमें से 96,000 किलोमीटर केवल राष्ट्रीय महामार्ग था और देश का 40% ट्रैफिक ये 96,000 किलोमीटर नहीं 2% रोड पर था। अब हमने ये निर्णय किया है कि 96,000 किलोमीटर को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर तक ले जाएंगे। इसमें से 1,50,000 किलोमीटर तक हमने राष्ट्रीय महामार्ग घोषित किया है और जिसके कारण देश का 80% ट्रैफिक अब नेशनल हाईवे पे आएगा। और इसके साथ साथ और एक निर्णय किया है कि जहां 2 लेन रोड थे वहां हमने 15,000 PCOs का ट्रैफिक आने के बाद 4 लेन बनते थे, तो अब हमने निर्णय किया कि 10,000 PCOs भी आएगा तो भी 4 लेन बनाएंगे। तो इसके कारण बीच में डिवाइडर होकर अगर 4 लेन बनेंगे तो इसके कारण भी एक्सीडेंट्स की कमी होगी। बाद में जो हॉस्पिटल का आपने कहा हमने एम्बुलेंसेस दी है, पर ट्रॉमा सेंटर के बारे में अभी तक हम लोग कोई योजना बनाकर काम नहीं कर पाए, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपका सुझाव अच्छा है कि हम लोग नेशनल हाईवे के बाजू में ट्रॉमा सेंटर्स खोले, उसका मॉडल करके। और एक अच्छी बात हुई है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 महीने भर पहले एक अच्छा निर्णय किया है कि हमने जो गाइडलाइन निकाली थी कि कोई एक्सीडेंट होने के बाद अगर कोई मदद करता है तो पुलिस के तरफ से उसकी हरासमेंट होती थी और इस बात के लिए हमने गाइडलाइन इशू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस गाइडलाइन को मंजूर करके ये लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड करके उसको उन्होंने ये करके फिर से एक बार उसको अपने तरफ से मंजूर करके दिया है। इसके कारण अगर एक्सीडेंट में अगर कोई मदद करता है तो उसकी हरासमेंट पुलिस के द्वारा नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी हमने इलेक्ट्रॉनिक सेंटर्स बनाए हैं जहाँ कंप्यूटर ड्राइविंग की टेस्ट लेगा और उसके कारण भी हम लोग ये एक्सीडेंट्स कम करेंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी इसके बारे में निर्णय किए हैं, पर ये बहुत कठिन प्रश्न है, पर हमारी कोशिश है कि 5 साल में कम से कम 50% एक्सीडेंट कम करेंगे और ट्रॉमा सेंटर के बारे में भी योजना तैयार करेंगे। दूसरा प्रश्न आपका। प्रश्न यह है, जब सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं इसमें आवारा पशु और ये जो अपने जंगली गाय हैं, जंगली जानवर हैं, जैसे जिनको हम नील गाय बोलते हैं, ये हमेशा प्राय सड़कों पर बड़ी स्पीड से आती हैं और आने के बाद वो एक्सीडेंट कर देती हैं और जाने चली जाती हैं। क्या इन पशुओं को रोकने का भी कोई सरकार की योजना है? कृपया इसके बताने का कष्ट करें। सर, पशुओं को रोकने के लिए तो कोई योजना नहीं है सर, पर एक बात जरूर है कि हाँ, आपकी बात सही है, पर ये इतने जंगलों से जाता है, जंगलों से जाता है, किसानों की खेती होती है, जानवर रास्ते पे जाते हैं और इसके लिए अभी हमने अब एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे तैयार करने का निर्णय किया है। देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला जो मुंबई और पुणे के बीच में हुआ था, तो हमने उसमें दोनों बाजू में कंपाउंड वॉल खड़ी करके उसको एक्सिस कंट्रोल किया था। अब पहली बार दिल्ली का वेस्टर्ली और ईस्टर्ली बाईपास एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे हो रहा है और दिल्ली से मेरठ भी एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे हो रहा है और इसलिए जहाँ ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है उसमें एक्सिस कंट्रोल करने के लिए एक नई योजना की है, पर ये बहुत लंबा काम है, इसके लिए काफ़ी समय लगेगा। पर आपकी बात सही है, जहाँ इस प्रकार के जानवर आते हैं तो वहाँ एक्सिस कंट्रोल करने के बारे में हम कोशिश करेंगे। श्री राजीव शुक्ला। मेन जो दुर्घटनाएं होती हैं उसका सबसे बड़ा कारण एक तो मुझे लगता है कि जो ये बता रहे हैं कि जानवर आ जाते हैं, और दूसरा जो है कि जो ट्रक्स आते हैं उन पे कितना वेट होना चाहिए, इसके लिए बहुत रिकमेंडेशंस हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया, लेकिन सब वायलेट करते हैं। जिसको 20 टन ले जाना चाहिए वो 40 टन होता है, उसकी वजह से रोड भी खराब होता है और वो गाड़ी संभाल भी नहीं पाता है, वो उससे डिसबैलेंस हो जाती है, अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस मामले में रोड सेफ्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी रिकमेंडेशंस किए, मंत्री जी ने उस पर क्या किया है। और दूसरा इसका बहुत आसान तरीका जो उन्होंने उठाया, पूरे यूरोप अमेरिका कहीं चले जाए, दोनों तरफ जो फेंसिंग है जिसको जो बोलते हैं एल्युमिनियम की, जैसे अभी आगरा जाइए है उस रोड पे, उस पर नहीं ये समस्या आती है। तो आप जब रोड बनाते हैं, हाईवे बना रहे हैं, तो दोनों तरफ ये फेंसिंग वाला सिस्टम क्यों नहीं उसके साथ इनबिल्ट करते हैं? थैंक यू। तो कभी कोई जानवर नहीं आ पाएगा। थैंक यू। तो पहली बात तो सर, सम्मान्य सदस्य ने जो बात कही वो सही है।
10 टन की कैपेसिटी होने के बाद 15 टन 18 टन तक माल लिया जाता है, और ये बहुत बड़े प्रमाण पर आपको पता ही है कि ये सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है, और इसमें स्टेट के तरफ से इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार उनको है। पर ये समस्या बहुत कठिन है और बहुत जटिल भी है, रोड भी खराब करे, और आपने जो बात कही वो सच है, और इसमें करप्शन भी बहुत होता है। अब हमारे 380 राष्ट्रीय महामार्ग पर टोल है, तो हमने उसको फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट किया है, और वो फास्ट ट्रैक में मुझे लगता है कि मार्च एंड तक उनको मुदत दी गई थी, तो हर जगह पर हम लोग, आपको एक स्टिकर मिलेगा, आपको कहीं रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हर टोल नाके पर हम लोग वेइंग ब्रिज तैयार कर रहे हैं, और वेइंग ब्रिज पर जब वो उसका वजन होगा तो सैटेलाइट से डायरेक्ट हमारे ऑफिस में उसके नंबर से ही उसका वजन आएगा, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी, जो कंट्रोल करने की कोशिश होगी। दूसरी बात जो आपने कही है वो भी बहुत अच्छी है, और मैं सदन को एक आह्वान करता हूँ कि इसमें वो मदद करें। सर हमने हर रोड कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट में 1% कॉस्ट ये हमने प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस के लिए रखी है। अब जब से मैंने मंत्रालय का चार्ज लिया, 1.5 लाख करोड़ के रोड कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किए हैं, और 1500 करोड़ हमारे पास है, वो पैसा हमने अलग से रखा है। इसके ऊपर एक वर्कशॉप भी लिया जिसमें 3500 NGOs और संस्थाएं आई थी। हमारी कोशिश है, मैं आप सब संसद सदस्यों को भी आह्वान करता हूँ कि ये प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन और ब्यूटिफिकेशन में हमारे ग्रामीण विकास विभाग ने 10 लाख पर किलोमीटर अमाउंट दी है। ये जो नर्सरी की बात हो रही है, इसके लिए हम पैसा देंगे, और इसमें चैरिटेबल संस्था होगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे, प्राइवेट कंपनी होंगी, सबको हमने आमंत्रित किया है, और इसका सैटेलाइट कंट्रोल है। और ऐसे समय आपने जो बात सजाई कि जब पेड़ लगाएंगे तो उसके बाजू में हमने ये चिंता की है कि वहाँ से जानवर ना आ सके, तो कुछ ना कुछ ये भी कंपाउंड वहाँ करने की कोशिश करेंगे। और कुछ स्पेसीज ऐसी है, अब मैं हिंदी में नाम नहीं, हमारे यहाँ करवन बोलते हैं, वो करवंडा, वो बहुत उसको काटे रहते हैं, तो वो अगर बाजू में लगा देते हैं तो जानवर घुसता नहीं है। तो हमने ये कहा कि रोड के साइड में ऐसी स्पेसीज लगाए और उसके कांटे ऐसे रहे कि कोई अंदर से आ ना सके। थैंक यू। क्योंकि इतना कंपाउंड वॉल करना, एक्सपेंडिचर करना बहुत कठिन है। एक्सप्रेस हाईवे में होगा, तो वो आपका सुझाव जो है वो सही है, हम उसका कोई कम खर्चे वाला सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्लांटेशन के काम में अगर आप लोग सब लोग अगर सहयोग करते हैं तो इससे रोजगार भी मिलेगा और बहुत प्लांट भी लगेंगे। थैंक यू श्री आर के सिन्हा। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए पूरे देश में विद्यालय खोलने पे विचार करते हैं? क्योंकि ड्राइवरों को सिर्फ आप प्रैक्टिकल प्रशिक्षण पे उसकी लाइसेंस होती है, किसी भी तरह को उनको उनकी सेंसिटिविटी को एक्सीडेंट के बारे में उसकी कोई शिक्षा नहीं होती, और मानसिक रूप से उनको तैयार नहीं किया जाता कि सड़क पे उनको बिहेव कैसा करना है। अगर आप ये अभी जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज से लाइसेंस दिलाने का, दलाली का काम करते हैं, कोई प्रशिक्षण होता नहीं है। क्या सरकारी स्तर पर आप हाईवेज के ज़मीन पे या चाहे जहाँ भी या राज्य सरकारों से बात करके बड़े पैमाने पे ड्राइविंग के प्रशिक्षण का और लाइसेंसिंग के लिए आप कोई संस्थान विचार कर रहे हैं ताकि सेंसिटिविटी उनमें जागृत हो और वो संवेदन शून्य नहीं हो, जिसके कारण इतने एक्सीडेंट होते हैं? थैंक यू सर। ये बात महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान ऐसा देश है कि वर्ल्ड में सबसे आसानी से जहाँ लाइसेंस मिल सकता है वो हिंदुस्तान। और मुझे कहते हुए दुख हो रहा है सर कि जब हमने Should that be taken as a credit or otherwise? It's a discredit, it's not credit सर। अब सर इसकी समस्या बहुत बड़ी ऐसी है सर कि देश में 22% ड्राइवर का शॉर्टेज है, और आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट के लिए मैं सहयोग चाहता हूँ सर। इसमें हमने जब बीच में अध्ययन किया तो 30% लाइसेंस बोगस निकले सर। दूसरा सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं मरते मरते बचा, तब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट में जब सरकारी ड्राइवर्स के आंखों की जांच की तो 40% ड्राइवर सर कैटरेक्ट वाले निकले। तो पहला तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपके पास सरकारी गाड़ी होगी तो प्राइवेट डॉक्टर के ओर से उसके आंखें जांच लो, क्योंकि आधे लोगों को कैटरेक्ट निकला। ये बहुत भयंकर प्रश्न है सर। दूसरा ऐसा है कि इन्होंने जो बात कही वो सही है। हमने देश में ऐसे 19 सेंटर शुरू किए, एक बंगाल में कलकत्ता में है, एक जयपुर में शुरू किया है,
एक पूना में है, और वो सेंटर ऐसे है सर कि वो बहुत देखने लायक है, आप उसमें जरूर भेंट दीजिए। आप जब गाड़ी का ड्राइविंग टेस्ट देते हैं तो कंप्यूटर आपकी परीक्षा लेता है, और आप कर में चलाते चलाते पूरा कर होने के बाद जब आखिरी में निकलते तो कंप्यूटर आपको पास या नापास डिक्लेयर करता है। अगर कंप्यूटर ने आपको पास किया तो सैटेलाइट से वो गवर्नमेंट ऑफिस में इंफॉर्मेशन जाती है और 3 दिन के अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो अध्यक्ष हमारा ये ऐसे 19 सेंटर देश में शुरू हुए हैं। अब हमारा प्रयास ये है, इसमें फिटनेस सर्टिफिकेट भी देंगे, पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी देंगे, ड्राइविंग ट्रेनिंग भी देंगे और सर्विस स्टेशन भी शुरू करेंगे। और जो बेरोजगार लोग, और ये पूरे सेंटर जो है ये हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाके में खोलने का हमने निर्णय किया है। सरकार की ओर से इसको मदद देने की बात भी हमने की है, राज्य सरकार से सहयोग भी ले रहे, और करीब 5000 सेंटर्स देश के अलग अलग भागों में ग्रामीण क्षेत्र में खोलकर ये मैन पावर को ट्रेन भी करना, उनको सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग भी देना। और अच्छी बात की जिसका मानसिक बारे में उन्होंने कहा था, हमने ये निर्णय किया है कि इसके बाद कोई भी ट्रक ड्राइवर की केबिन जो है वो मैंडेटरी एयर कंडीशन उसमें रहेगा ही, ताकि वो 12-12 घंटे गाड़ी चलाता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, टेम्परेचर 47 पे चला जाता है। तो हमने कहा कि इसको एयर कंडीशन केबिन में कन्वर्ट करो, ये भी किया। थैंक यू श्री भूपेंद्र सिंह। थैंक यू सर। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से स्पेसिफिक जानना चाहता हूं कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, आज 4 लेनिंग रोड जो हमारा नेशनल हाईवे बना रहे हैं आप, उसमें फर्स्ट लेन जो है सर वो रेस्ट्रिक्टेड किया जाएगा क्या? दैट वहाँ पे केवल 100+ की स्पीड में लाइट व्हीकल्स, फर्स्ट लेन शुड बी ए फ्री लेन, और उसमें कोई भी बड़ा ट्रॉलर या बड़े ट्रक फर्स्ट लेन में ही सर, जो स्लो मूवमेंट वाले हैं, लंबे 24 चक्के के गाड़ियां हैं, वो फर्स्ट लेन में चलती हैं। उसको बंद करने के लिए जो सिस्टम है हमारा, वो 4th लेन में चले, और एक मोटर बाइक 2 व्हीलर्स के लिए साइड में आप एक 4 फीट का 1.5 मीटर का एक लेन स्पेसिफिक करने की आप सोच रहे हैं क्या? और उसके साथ जहां पे टाउन और सिटी के अंदर अंडरग्राउंड वे, जब आप ओरिजिनली जब आप डीपीआर बनाते हैं तो वहां क्यों अंडर वे वहां पे नहीं करते, और बाद में एक्सीडेंट होने के बाद और वहां धारणा बंद होने के बाद वो सोचा जाता है सर? थैंक यू। सर, ये बात बिल्कुल सही है कि फर्स्ट लेन जो होती है वो फास्ट व्हीकल के लिए होती है, और ये जो ट्रेलर और ट्रक के लिए फर्स्ट लेन नहीं है। पर हमारे देश में जो ट्रैफिक के नियम है और जो कहा है उसका पालन करने के बारे में और भी उदासीनता है, और जो इन्होंने सुझाव दिया है वो बिल्कुल सही है। और इसलिए मैं उनको ये विश्वास देना चाहता हूँ, इसके बाद वीडियो कैमरे लगाए, और कोई भी ट्रक वाला अगर गलती से उस लेन में जाएगा तो उसका फोटो, मैं अभी सर सिस्टम लगा रहे हैं, उसको समय लगेगा, और उसकी इमेज अगर कैच होती है तो उसके ऊपर कानून के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, आपने जो ये कहा कि रोड के बाजू में जो बड़े शहरों से नेशनल हाईवे जा रहा हुआ साइकिल के लिए भी व्यवस्था रख रहे हैं, वैसे स्कूटर ट्रैक के लिए भी बाजू में व्यवस्था रखने के बारे में एक सफेद पट्टी मारकर उसके लिए भी व्यवस्था करने की हम जरूर विचार करें। थैंक यू। क्वेश्चन 172 सर, क्वेश्चन 172 सर। ओके, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। क्वेश्चन प्लीज। सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये जो एग्रीगेट 8 मिलियन टन्स ऑफ कोल, ये जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए कोल एलोकेशन पॉलिसी में जो रिवीजन 2007 में आपने किया, इसके तहत यूनिट्स जिनकी रिक्वायरमेंट 4200 टन से कम की है, उनको एक विशेष स्टेट एजेंसीज के माध्यम से आप कोल वितरण करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके स्टेट वाइज एजेंसीज कौन कौन सी अपॉइंट की गई हैं, और विशेष रूप से महाराष्ट्र के लिए कौन सी एजेंसी आपने अलॉट की है। थैंक यू। उसके तहत पिछले 3 वर्षों में कितने कोलों का आवंटन कितने यूनिट्स को हुआ? थैंक यू। सर, ये अलग अलग स्टेट्स की एजेंसीज, चाहे वो नेशनल कंपनी हो या स्टेट कंपनी हो, उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि पिछले 3 वर्ष का जब हम आंकड़ा देखें तो हम देख रहे हैं कि इसका प्रयोग कम होते जा रहा है। 2013-14 में 17 राज्यों ने नॉमिनेट किए स्टेट एजेंसी, लेकिन सिर्फ 14 राज्यों ने FSA साइन किया, और उसमें भी सिर्फ 53% फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट से लिया गया। 2014-15 में 14 राज्यों ने स्टेट एजेंसी अपॉइंट की, लेकिन सिर्फ 12 राज्यों ने फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया,
और सिर्फ 51% कोयला उठाया। इस वर्ष में भी जबकि 18 राज्यों ने स्टेट एजेंसी अपॉइंट की, लेकिन सिर्फ 8 राज्यों ने इसके ऊपर फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया। तो हम ये देख रहे हैं कि लगभग गिरते गिरते वो 8 मिलियन टन के सामने 2 मिलियन टन से भी कम इस विंडो से जा रहा है। तो इसीलिए हमने इस वर्ष इस पे पूरी चर्चा की कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से, राज्य सरकारों से, और सबसे बातचीत के बाद एक नया प्रपोजल जल्द ही हम देश के समक्ष रखने वाले हैं, जिसमें एक वेब पोर्टल द्वारा ये स्टेट एजेंसीज की पूरी जानकारियां भी वेब पोर्टल में रहेंगी। जो कंज्यूमर्स हैं वो उस वेब पोर्टल पे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पेश कर सकते हैं और सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से अपना कोयला उनको मिल जाएगा नॉमिनेटेड प्राइस प्लस फ्रेट प्लस 5% सर्विस चार्ज पे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी। और स्टेट नोडल एजेंसीज कई बार जो कोयले का वितरण ठीक से नहीं करती हैं उस पर भी पाबंदी आएगी। पूरी तरीके से जानकारियां पब्लिक डोमेन में होने से उनके ऊपर भी अंकुश आएगा कोई गलत कार्रवाई से। जहां तक महाराष्ट्र में किसको उन्होंने नियुक्त किया है वो जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं आपको वो थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन सर, ये प्राथमिक उद्देश्य इस योजना का ये था कि जो लघु उद्योग और मध्यम उद्योग हैं उनको ये फ्यूल का सप्लाई अंडर द एफएसए, उनका जो भी एग्रीमेंट, उनके फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट होता है उसके तहत किया जाए। लेकिन मेरी जानकारी अनुसार पिछले 3 वर्षों से महाराष्ट्र के स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को कोयले का आवंटन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी वहाँ की राज्य सरकार ने कोई एजेंसी अभी तक के आइडेंटिफाई नहीं की है, और अगर की भी है तो उसकी जानकारी अभी तक के पब्लिक नहीं की गई। इसके लिए क्या शीघ्र ही कोई उपाय आपने नियोजित किया है जिसके माध्यम से कम इंडस्ट्रीज को प्रॉपर सप्लाई मिल सके? सही बात कही, वही मैंने पहले भी उत्तर में बताया कि पिछले 3 वर्ष से और रादर 2006-07 से ही अगर देखें तो ये कम होते जा रहा है सिलसिला। और क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं थी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन था, तो लोगों को पर्याप्त कोयला समय पे नहीं मिलता था। इसीलिए जैसा मैंने बताया कि ईज ऑफ बिजनेस के करते को सपोर्ट करने के लिए जो एफएसए भी किया जाता है स्टेट नोटिफाइड एजेंसीज से, स्टेट नॉमिनेटेड एजेंसीज से, उसमें हमने 5 प्रमुख रूप से संशोधन किए हैं। एक तो जो टेन्योर पहले 1 वर्ष का था उसको अब 2 वर्ष तक करने का प्रावधान लाए हैं। दूसरा जो पहले प्रावधान था कि जो क्वांटिटी किसको अलॉट होती थी वो सिर्फ 3 महीनों में, 1 क्वार्टर के अंदर उठानी पड़ेगी, उसको अभी ना रखते हुए हमने पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कभी भी उठाए उसको अलाउ कर दिया है। तीसरा जो पहले एक प्रावधान था डीम डिलीवरी का, कि अगर रेलवे में फेलियर हो गया समय पे कोयला पहुंचाने को तो ये लोग उसको डीम डिलीवरी पकड़ के उसकी अलॉटमेंट को एडजस्ट कर देते थे। थैंक यू। वो भी प्रावधान निकाल के अब डीम डिलीवरी भी निकाल दी है। क्लॉज ऑफ लिफ्टिंग के कम से कम 30% उठाना ही पड़ेगा, वो क्लॉज रद्द कर दिया है। और मेकअप क्वांटिटी जो जरूरी था कि अगले महीने में मेकअप करो अगर कुछ कमी रह गई है, उसको भी टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ के काफ़ी ईज ऑफ बिजनेस। और इसी के साथ जब इसको पारदर्शिता से वेब पोर्टल पे आएगा तो छोटे उद्यमियों को, छोटे उद्योगों को से बहुत सहायता। थैंक यू श्री तापन सेन। No, your question is on. Please. After the enactment of Coal Mines Nationalization Special Provisions Act, which has empowered the government with a bigger right of reallocating the coal block, how many coal blocks have been allocated to the agencies other than Coal India? And out of that, how many to state government dictated agencies, how many to public sector, and how many to private sector? And what is their respective production performance? Question is not related to the original question at all. Fair, but I can give an answer. No, I will. Let's not. Shri Anil Desai. Will you be sending the report? I'll write to you. Reply to me. I'll write please. To you. At least that answer will I give can to give the answer even now, Tapanda. He will send you the answer. Chairman, Vice Chairman. Yes, sir. Honorable Minister. Shri Anil Desai. Yeah, thank you, sir. Honorable Minister has given an elaborate answer. I would like to understand through you, sir, from the Minister, that what are the main reasons and the remedies, of course, that despite the state nodal agencies are in place, why the consumption of coal quantities which are located from 8 million ton
Now it has gone to, it is supposed to be within that range. Why it has gone up to below 2 also? That is what he has stated. I mean, could I know from, I mean, what are the reasons and what are the remedies for that? Fine. Chairman, sir, the main reasons why this has happened, as we assessed it when we had talked to consumer organizations and the state governments, I realized that the sensitivity that should have been there for the small consumers was not there, and very elaborate paperwork was required. We are now making it much easier in the new Thank you. portal. I'm afraid the We question release hour is over. House is adjourned till 2 p.m.